ओम शांति। ओम तो शांति। राखी बहन शुरू करें जी भाई जी, शुरू कीजिएगा। क्या? तो सभी भाई बहन अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, अपना नेम और अपना सिटी नेम ब्रैकेट में बता के, ताकि वो बाद में रिकॉर्ड के लिए काम आता है कि कौन कौन रेगुलर है। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। बाबा ने एक मुरली में बीच में कहा आज कि आपको एक एक सेकंड की ड्रिल अब सीखनी है, और सभी भाई बहनों को ड्रिल बहुत पसंद होती है। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे आज की मुरली के डिस्कशन के दौरान भी, कि बाबा जो जो बात कहते जाएंगे हम वही वही तभी एक एक सेकंड की या 3 सेकंड्स की ड्रिल करते जाएंगे। ये अभ्यास हमें डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का समय अभी आ रहा है तो हमारे पास टाइम कम होगा और दिन भर में हमें ये अभ्यास करना है। तो बहुत ही एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, जिन भाई बहनों ने स्टडी करके आए हैं उनको आइडिया लगा होगा कि सारे ही टॉपिक एडवांस लेवल के हैं। तो आप में से कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जो सारी ये 6 मॉडल्स कंप्लीट स्टडी करके आए हैं, रिवाइज करके आए हैं पर्टिकुलरली फॉर दिस सेशन? तो आप ये बता सकते हैं चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके, राइट। तो बाबा ने मनसा सेवा के लिए जैसे सर्च लाइट की बात की है, बुद्धि की अलौकिक ड्रिल की बात की है, तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बताई है और अंतर्मुखी बनने के फायदे बताए हैं। तो सबसे पहले हम अंतर्मुखी बनने के फायदे इसी बात पर आएंगे। वैसे हम पहले खुद से ही बताएंगे कि अंतर्मुखी बनने के क्या क्या फायदे हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं ताकि वार्म अप हो जाए। तो क्या लगता है आपको अंतर्मुखता के क्या क्या फायदे हैं? हाँ, रतन भाई ने बोला है माया से बच जाते हैं, मन की शक्ति बढ़ती है, राइट, टाइम की बचत होती है, खुशी का अनुभव रहता है, बाबा ने जैसे कहा हर्षित मुक्त रहते हैं, एनर्जी बचती है, मनन शक्ति डेवलप होती है, संकल्पों की बचत होती है, एकाग्रता होती है, स्वयं की चेकिंग कर सकते हैं, व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं, साइलेंस का बल मिलता है, वायुमंडल से बचाव होता है, स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग कर सकते हैं, परख सकते हैं, शक्तियाँ बढ़ती हैं। अभी इसमें एक पॉइंट रह गया अभी जो आना चाहिए, जो बाबा ने भी कहा। एक पॉइंट अभी कौन सा रह गया है? और खुद को जानने का मौका मिलता है, धारणा मुक्त बनना सहज हो जाता है, अव्यक्त स्थिति बनती है, आकर्षण मुक्त बनते हैं, ज्ञान के सागर की गहराई में जाते हैं। यस, डॉक्टर रीना ने सही बताया है। कुछ नया इन्वेंशन करना है तो हमें अंतर्मुखता की गुफा में जाना पड़ता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, बाबा ने कहा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। वैसे शायद आपको दिख भी रहे होंगे ये टॉपिक्स। तो जैसे आप दुनिया में भी सोचो, जब युद्ध का माहौल होता है तो सिक्योरिटी के लिए बंकर्स बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, उसमें सेफ्टी रहती है। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम्हारी स्पिरिचुअल सेफ्टी के लिए तुम्हें अंडरग्राउंड रहना है, अर्थात अंतर्मुखी रहना है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो उसका महत्व हमें रियलाइज होता है, नए नए आइडियाज आते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। फिर जैसा बाबा ने कहा कि समय की और संकल्पों की बचत होती है, और ये हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। वायुमंडल से बचाव होता है, आपने कहा, मनन शक्ति बढ़ती है, ये भी आपने बताया, विघ्नों से बचाव होता है, ये भी ठीक है। बाबा ने फिर इसमें एक पॉइंट ऐड किया कि अमृत वेले ही अपना ये प्लान सेट करो पूरे दिन का,
कि किस किस प्रकार से अंतर्मुखी रहना है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि कारोबार आपकी चल नहीं सकती, सारी कारोबार आपकी चल सकती है। फिर बाबा ने कहा आपने अमृत वेले जो प्लान सेट किया, फिर उससे बाद में आप दिन भर में ऑडिट करते रहो कि जैसे सोचा वैसे हुआ। तो अंतर्मुखता के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है, ये तो हमने बताया अभी फायदे क्या हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि अंतर्मुखता में रहना हमारे लिए इजी हो जाए। खुद से स्वयं से बातें करें, एकांत में रहें, मौन का अभ्यास करें, सीट पर सेट रहें, ये भी अच्छा पॉइंट है। मनन करें, मौन में रहें, समय का इशारा समझें, बहुत अच्छा पॉइंट है। सोशल मीडिया से दूर रहें, राइट। विस्तार कम करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और चिंतन से बचें, राइट। एक बाबा दूसरा ना कोई। व्यर्थ से दूर रहें, प्रोग्राम को रीचेक करें, राइट। ज्ञान का मनन करते रहें, अनादि स्वरूप को याद करें। बाबा ने आज एक पॉइंट कहा मुरली में कि नॉलेजफुल उसे कहते हैं जो ये समझते हैं कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको करने से क्या लाभ है, इसको ना करने से क्या हानि है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, नॉलेजफुल बन जाते हैं, तो फिर अंतर्मुखी रहना हमें इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या जरूरी है और किन चीज़ों में हमने 2500 साल से टाइम वेस्ट किया। सोचो मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम वेस्ट का घाता कितना है हमारा। 63 जन्म हमने क्या क्या किया है, विस्तार किया है, बहुत सारा व्यर्थ हुआ है। अभी ये रियलाइजेशन हमें आई है कि बहुत थोड़ा सा टाइम हमारे पास है। कितना थोड़ा हम ये भी नहीं जानते, बहुत थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा। एक एक दिन हमें जो मिलता है, हर बार भी हम जूम सेशन में आ पाते हैं, ये भी हमें बाबा का शुक्रिया करना चाहिए, ड्रामा का भी शुक्रिया करना चाहिए कि चलो हम बैठ के कर पाए सभी है। नोबडी नोज कि क्या हो, अगली वीक क्या हो। आप सुन रहे हैं बहुत सारी बातें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डेंट एंड उसके कॉन्सिक्वेंस सैटेलाइट के लिए हो सकते हैं। सैटेलाइट को इम्पैक्ट आएगा तो फिर हमारे सेशन सब पे इम्पैक्ट आएगा, सारे साधन खत्म हो जाएंगे। तो जितना समय है हमें अच्छे से यूज़ करना है। तो पहले ये मुरली हमने अंतर्मुखता की डिस्कस करी। अब हम आएंगे आज के सेशन के हिसाब से जो फर्स्ट मुरली है, 8 जून 1971। जीवन के लिए 3 बातों की आवश्यकता है, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, खुराक, खुशी और खजाना। बाबा ने कहा कि खुशी तो है ही, लेकिन खुराक कौन सी है। आपको बाबा ने कौन सी खुराक खिलाई है आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। खुराक और खजाना। खुराक है याद की शक्ति यानी योग, और खजाना है ज्ञान का, और फिर इन दोनों से हमें मिलती है खुशी, राइट। बाबा ने कहा कि अगर आपको कभी ये अपने आप को याद दिलाना है या किसी और को याद दिलाना है कि क्या क्या आपको मिला है, तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5। बाबा ने कहा पांच बातों में ही सारी बातें बता सकते हो। जैसे एक एक में क्या क्या मिला है, 2 में क्या क्या मिला है, 3 में क्या क्या मिला है, और 4 में क्या क्या मिला है, राइट। तो ये भी ड्रिल आप करा सकते, ये मतलब प्रैक्टिस करा सकते हैं आप जिनसे भी मिलते हैं, जहाँ भी आप संबंध संपर्क में क्लास कराते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आइडिया है।
सर एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो बाबा की इन मॉड्यूलों में आ रही है बार बार, और जिसमें हम सबको गहराई में जाना है, वो है कि संकल्प से सिद्धि कैसे होती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको हम देख लेते हैं बाबा ने क्या क्या कहा। तो ध्यान देना है इस बात पे। बाबा ने कहा कि मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ के प्रयोग करना है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ये शक्तियां हैं, लेकिन हमें ये सेवा के हिसाब से यूज करना है, ना कि इनको हमें दिखाने के लिए यूज करना है। तो यह प्राप्ति श्रीमत से हुई है। फिर और क्या क्या होगा इससे। यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा, यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। बाबा जो बातें बता रहे हैं, आपको ये एक्सपीरियंस है, आपको आजकल ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आपकी संकल्पों की शक्ति, संकल्पों से सिद्धि हो रही है। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सब बातें समाप्त हों और श्रीमत की जो आज्ञा मिली है वह चलती रहे, तब ये सारी शक्तियां आएंगी। फिर बाबा ने कहा कि कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। तो शक्तियां बाबा बहनों को भी कहते हैं, या टोटल मिला के बीकेस को भी सबको शक्तियां कह सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। तो एक भाई ने शेयर किया है कि थोड़ी थोड़ी संकल्प से सिद्धि होती महसूस हो रही है। इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है, और ये सभी ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये होगा ही। फिर बाबा ने एक और बात पे ध्यान खिंचाया है कि ब्राह्मणों के जो भी स्थान है, वो सारे इस बात के लिए प्रसिद्ध होने चाहिए कि ये सेफ्टी और शांति के स्थान है। तो ये आप अपने आप को संकल्प भी दे सकते हैं, और ये 1 सेकेंड की ड्रिल भी कर सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारा सेंटर है, ये सेफ्टी का भी स्थान है और शांति का भी स्थान है। योग के वाइब्रेशंस का चारों ओर यहाँ घेरा है, और शांति के वाइब्रेशंस भी हैं। तो आप ये विजुअलाइज भी कर सकते हो। फिर बाबा ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हमारा ध्यान दिलाया है। सहनशीलता का गुण शायद अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं है उतना तरीके से, और बाबा ने इसको काफी गहराई से बताया कि सहनशीलता का गुण क्या होता है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा ने इसमें कई सारी बातें बताई हैं, कुछ कुछ बातों पे ध्यान देंगे। जो सहनशील होते हैं, वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा, वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। तो ये पॉइंट काफी डीप है। तो न सिर्फ बाहर से जो सिचुएशंस आती हैं उनके लिए सहनशील होना है, बल्कि हमारे मन में भी जो कुछ चल रहा है उसको डिटैच होकर हम देख सकते हैं।
कि क्या हो रहा है। वो सदैव संतुष्ट दिखाई देते हैं, बाबा ने एक बताया गंभीर दिखाई देते हैं, और वो संतुष्ट बना भी सकते हैं, और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। तो ये मुख्य धारणा है। तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना, जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं तो बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। फिर इसका और क्या क्या महत्व है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। तो बाबा का क्वेश्चन है कि क्या इस पर इतना अटेंशन है। तो यहाँ पे हम अपने सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हम सहनशीलता के पेपर में कितना परसेंटेज अभी तक पहुंचे हैं, आउट ऑफ 100 हम कहाँ तक हैं। तो ये आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने जो सारी हमें निशानियां बताई, संतुष्ट रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, गंभीर रहेंगे, मनन शक्ति बढ़ेगी, ड्रामा की ढाल पे रहेंगे, साक्षी बनेंगे, कितना परसेंटेज में अभी हमें। फिफ्टी 60, 70, 80, 70%, 50%। ओके, तो कम से कम इसमें पास फेल अगर होना है तो बाबा कहते हैं 75% तो होना चाहिए। तो इस वीक हम इस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा इस सहनशीलता का के गुण में जाने की गहराई बढ़ती जाए हमारी। और बाबा कह रहे हैं कि ये तो बाबा ने सिर्फ एक गुण का बताया, लेकिन कोई ना कोई गुण सामने रखना है और उसकी गहराई में जाना है। स्पेशलाइजेशन की अप्रोच को हमें फॉलो करना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता लगेगा, और जितना जिस चीज़ की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। तो यहाँ पे बात है, जितना गहराई में जाएंगे उतना पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी है, अगर हमें नहीं पता कि उसकी गहराई क्या है तो हमें लगता है कि ठीक है, सिंपल रहना अच्छी बात है। लेकिन जब हम उसकी बहुत बहुत गहराई में जाते हैं तो हमें रियलाइज होगा कि सिंप्लिसिटी एक अप्रोच है लाइफ के लिए, जो कि हमारी इकोनॉमी करती है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है, प्रायोरिटी सेटिंग में हेल्प करती है, हमारी गोल सेटिंग को क्लियर करती है, व्यर्थ समय मुक्त करती है, हमें एफिशिएंट बनाती है और प्रोडक्टिव बनाती है। तो सिंप्लिसिटी सिंपल चीज़ नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये भी हमें नोट करना है कि स्पेशलाइजेशन की अप्रोच को हमें फॉलो करना है। तो आप एक ऐसा कौन सा गुण लेंगे 36 गुणों में से, या कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जिसकी गहराई में आपको जाना चाहते हैं इस वीक में, तो आप यहाँ बता दीजिए, क्योंकि ये सेव हो जाएगा फिर चैटिंग, और इसके बेसिस पे फिर कोई अगर हम इंटरेक्टिव वर्कशॉप करेंगे तो आपसे हम डिस्कशन कर सकते हैं किस गुण पे आपने फोकस किया है। संतुष्टता पे करेंगे भाई जी। ओके पहले से ही टॉपिक ले लिया है क्या। हाँ जी। धैर्यता पे करेंगे भाई। नहीं, सभी अलग अलग अपना बता सकते हैं, ये तो संतुष्टता तो किसी ने दिया होगा टॉपिक। हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रीति बहन का मौन या साइलेंस, सुशील भाई का है चेयरफुलनेस, केयर फ्री, अंतर्मुक्ता, साइलेंस। जो भी आप लोग यहाँ टॉपिक बता रहे हैं बिल्कुल आपको याद रखना है। एक वर्कशॉप करेंगे किसी दिन मिलके, तो वे सारे टॉपिक्स पे और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। और अभी पहले का होमवर्क भी आज पूछना है, वो याद है क्या।
तो उस पर आएंगे अभी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी गहराई में जाना है और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। ये बात भी राइट है। हमें कोई बात पता ही नहीं है तो हम दूसरों को महत्व बता ही नहीं सकते। तो जैसे धीरे धीरे अव्यक्त मुरली का महत्व आपको पता लग रहा है, हम सब पढ़ने लगे हैं, तो आप औरों को भी कहने लगे होंगे अभी कि आपको पढ़ना चाहिए। पहले जब खुद ही नहीं पढ़ते थे तो हम औरों को कह भी नहीं सकते थे। ऐसे भी आपने अनुभव किया होगा। फिर बाबा ने एक और अच्छी बात इसमें बताई कि 3 कर्तव्य हम अपने अक्सर करके याद करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। लेकिन उन तीनों में भी कौन कौन सी हमें विशेषता अपने अंदर चाहिए ताकि वो हम कर्तव्य कर सकें। तो स्थापना के लिए कौन सा गुण चाहिए, पालना के लिए कौन सा चाहिए। तो बाबा ने इसमें बताया पालना के लिए चाहिए स्नेह और रहम। अगर स्नेह और रहम नहीं है तो किसी की पालना नहीं कर सकते। और अगर रुहाब में नहीं ठहरेंगे तो किसी के पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकते। तो विनाश वाले कर्तव्य के लिए रुहाब चाहिए, पालना के लिए स्नेह और रहम चाहिए, और स्थापना यानी नए संस्कारों की रचना के लिए नॉलेजफुल होने का गुण चाहिए। तो ये भी एक इसमें नई बात थी, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अगर किसी से ये बात मिस हो गई हो तो आप ये ऐड कर सकते हैं अपनी डायरी में। फिर बाबा ने एक और काफ़ी अच्छी बात बताई कि हर एक बाबा के बच्चे को कोई ना कोई वरदान मिला हुआ है, जिसे स्पेशल गिफ्ट कह सकते हैं, बाबा से मिली हुई है। किसी को सदा सहयोगी बनने का वरदान मिलता है, किसी को सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसी को सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है, और कोई को कोई भी समस्या आए उसको सामना करने की शक्ति का वरदान मिलता है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी एक्टिविटी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि बाबा ने मुझे पर्टिकुलरली कौन कौन से वरदान दिए हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से वरदान मिले हैं। आप इसके लिए 30 सेकेंड्स लेके बता दीजिए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मनन शक्ति का गिफ्ट मिला है मुझे बाबा से, मनन शक्ति का, और अव्यक्त मुरली को अच्छे से समझने का, उसकी गहराई में जाने का, मनन शक्ति का। ओके, गुड। हाँ, सभी को चैट बॉक्स में बताना है ताकि सभी के आंसर 30 सेकेंड्स में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट मुरली पर हम आएंगे 10 जून, सर्च लाइट। सेवा का साधन है सर्च लाइट। बाबा ने इसमें पहले त्रिशूल की बात से शुरू किया था। त्रिशूल में 3 लाइनें होती हैं, फिर डॉट होता है और एक लंबी लाइन होती है। उन सब का क्या मीनिंग है वो आपने देख ही लिया होगा। हम सर्च लाइट पे आएंगे। तो बाबा बेसिकली इसमें क्या बता रहे थे कि जब सेवा पे जा रहे हैं तो सर्च लाइट को कैसे यूज़ करना है। अभी तो हम कहीं जा नहीं रहे, अभी तो हम जहाँ पर हैं वहीं से सेवा करनी है, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा कि अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालने शुरू करना है। ये भी एक एडवांस लेवल का योग का प्रयोग है। तो बाबा ने कहा कि सर्च लाइट की रोशनी दूर से ही जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपको कब कब किसने चुना है। बाबा ने भी चुना है और कई बार वरिष्ठ आत्माएं भी हमें चुनती हैं। और अब हमारी बारी है कि हम भी आत्माओं को चुनें।
तो यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहाँ जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्च लाइट बंद करके ही चलते फिरते हो, व जब बैठते हो तब ही सर्च लाइट देते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ बैठने के समय ड्रिल करना है ऐसा नहीं है, सिर्फ ड्रिल करने के समय ड्रिल करना है ऐसा भी नहीं है। कभी भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में भी कर सकते हैं। और बार बार ये अभ्यास बढ़ाना है कि हम बीच बीच में सेकंड्स में कुछ कुछ क्षणों के लिए हम करें। तो निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है, क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। तो पहले का समय और था, समय ज़्यादा और सफलता कम होती थी, लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो, वह प्लान बनाना है। बाबा ने इसके लिए और आगे बताया कि क्या पुरुषार्थ करना है इन सब बातों के लिए। 4 प्रकार की इकोनॉमी करनी है, तन में, वाणी में, संकल्पों में और समय में। तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। तो आपको क्या लगता है कि जब से आपने अव्यक्त मुरली रिवीजन शुरू किया है, जितने भी महीने आपको हुए हैं, तो आपने क्या प्लान बनाया और आपने कैसे अपनी इकोनॉमी के लेवल को इंटेंसिफाई किया है, बढ़ाया है? तो ये भी हमें चेक करना है। और इसमें किसी का कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। डिटेल में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी बातों से मुक्त होकर प्लान करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि बाकी सबकी सर्विस तो करते ही हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अपनी सर्विस भी साथ साथ करनी है। और अपनी सर्विस करने का क्या मीनिंग है, ये बाबा का स्पेसिफिक क्वेश्चन था। सेल्फ सर्विस, हाँ, आत्मिक स्थिति में रहना, ये है अपनी सेवा करना। फिर बाबा ने याद दिलाया, बाबा जो बार बार हमें बताते ही हैं, स्मृति और समृद्धि का कनेक्शन है। तो साधारण स्मृति और पावरफुल स्मृति, इन दोनों के अंतर को याद रखना है। पावरफुल स्मृति के लिए पिछली बार हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, बाबा ने बताया था, तो किसको याद है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। साधारण स्मृति में रहते हैं या पावरफुल स्मृति में रहते हैं, इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया था, किसको याद है? थोड़ा सा नजदीक पहुंच गए, थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताना है। सीट में सेट रहना है, ये एग्जाम्पल दिया था, राइट? बाबा ने और एग्जाम्पल क्या दिया था? बाबा ने कहा था, राइट, सुजाता बहन ने सही बताया, प्रीति बहन, राखी बहन, सब याद आ गया सबको। बाबा ने कहा था कि जज पूरे दिन भी उसे याद रहेगा कि मैं जज हूँ, या पुलिस है तो वो उसको याद रहेगा, लेकिन जब वो जाके सीट पे बैठेगा, जब वो जजमेंट करेगा, तब वो एक पावरफुल स्मृति में आ जाता है कि अब मैं जजमेंट कर रहा हूँ। उसके पास वो शक्ति है जजमेंट करने की, और सीट पे सेट होने से बाकी लोग भी उससे डरेंगे। सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, सारा कोर्ट का डेकोरम, वो सब कुछ फॉलो होगा। तो ये हमें याद रखना है, पावरफुल स्मृति में रहना, ये अलग बात है। इसके बाद बाबा ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें और बताई हैं। बाबा इस मुरली में एकता की बात कर रहे थे, तो बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया 4 मस्केटियर्स का। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, शायद द्वारा कभी रिपीट नहीं हुआ, इट केम ओनली वंस। इसमें बाबा ने एग्जाम्पल ये दिया कि कैसे संगठन में आपस में मिलजुल करके किसी कार्य को सफल करना है।
उसका ये है कि हर एक अपने ऊपर विशेष ड्यूटी ले ले और हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी निभाए, तो इस तरह से वो मिलकर कार्य सफल हो जाता है। तो ये एक तरह से टीम मैनेजमेंट की बात है, टीम वर्क की बात है। फिर बाबा ने एक और बात बताई सेवा के लिए कि कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे तो वह अपने को कागज का शेयर समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। इट मीन्स हम ज्ञान के डिस्कशन से कभी किसी को जीत नहीं सकते। ज़्यादा ज्ञान के डिस्कशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती। अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि, ये हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स हैं, इससे हमें जीत मिलेगी। फिर बाबा ने दिखाया कि शक्तियों के पाँव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। तो क्या होगा, बनकर एक रूप आएंगे और बन जाएंगे दूसरा रूप। तो शक्तियों का यादगार दिखाते हैं। तो क्या किस तरह का थॉट प्रोसेस हमारा रहना चाहिए कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो बाबा 71 में हमें इतनी गहराई से बातें बता रहे हैं कि क्या करना है सेवा में। इसीलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या करना है, अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना है, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो आता है ना। तो हम सबको ये याद रखना है हमेशा कि हम सब रूहानी जादूगर भी हैं। समय समय पर बाबा हमें जादूगरी की ट्रिक सिखाते हैं, हम यूज भी करते रहते हैं सब। और यहाँ से ही सारी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से निकली है। आपको लगता है सब? हाँ, ये हमें याद रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जितनी भी रिद्धि सिद्धि हैं सब यहीं से निकली है। सबका भी संगम भी पड़ता है। तो अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। वह है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। तो वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। तो अब हमें हम सबको मिलके धीरे धीरे इसी बात पे अभ्यास बढ़ाना है। ज़्यादा चीज़ें हम संकल्पों से ही करें, संकल्पों की सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करें, सिद्धि स्वरूप स्थिति को हम बनाएं। ये लक्ष्य रखना है, ये पुरुषार्थ हमें करना है। कई बार हम पूछते हैं आपस में भी कि क्या फोकस करें, क्या पुरुषार्थ करना है, तो यही हमें करना है। संकल्पों से सिद्धि, ये बड़ी बात है, बड़ा टॉपिक है ये। तो सर्च लाइट का भी एक्सपेरिमेंट करते रहना है। बाबा ने कई बार ऐसा भी कहा है कि जैसे कोई जोहरी होता है या कोई भी शॉपकीपर होता है, तो जब वो अपनी शॉप पे जाता है तो वो अपने सारी हीरो को देखता है, सबको वो उनकी डस्टिंग भी करता है, ध्यान से देखता है सब ठीक है कि नहीं। ऐसे ही आप भी अमृत वेले या जब भी आप योग करो, आप उन सारी आत्माओं पे चारों ओर नज़र दौड़ाओ जो भी आपके संपर्क में है,
और जिन आत्माओं को पालना की आवश्यकता है, पालना की आवश्यकता है या किसी विशेष संकल्प की आवश्यकता है, तो उनको आप वो संकल्प दे सकते हो। तो हर दिन हमें ऐसे कुछ कुछ आत्माओं को अपने सामने लाना चाहिए, या तो आप 5-5 आत्माओं के ग्रुप बना सकते हो और उनसे 1-1 मिनट संकल्पों से ही लेन देन कर सकते हैं। तो इससे उन आत्माओं को भी अनुभव होगा कि हम उनसे मिले, क्योंकि अब तो फिजिकल मिलना तो कम हो गया है और धीरे धीरे कम्युनिकेशन के सारे मीडियम्स भी बंद हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम? तो फिर हम ये अभ्यास अभी से कर सकते हैं। तो सर्च लाइट से, संकल्पों से डेली हमें 5-5 हम नाम भी लिख सकते हैं उन आत्माओं को, किन किन आत्माओं को हमें आज इमर्ज करके शक्तियाँ देनी है, लेन देन करनी है, कोई संकल्प देना है। ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। हर दिन 5 आत्माएं भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल पर आएंगे। बाबा ने इसमें कहा था कि बाप के समीप, तीनों लोकों में बाप के समीप रहने वाले बच्चों की निशानियां। तो सबसे पहले बाबा ने इसमें ये बताया कि आप बच्चों के लिए हर जगह सेवा है, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सेवा है ही, सेवा समाई हुई है उसमें। इसलिए सेवा का एक ब्रॉड विजन हमें अपने माइंड में रखना है। सेवा का मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं होता, या सेवा का मतलब कुछ स्थूल सेवा करना सिर्फ वो नहीं होता है। ये बहुत डीप टॉपिक है, वो हम सब समझ ही रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप लाइट हाउस और माइट हाउस बन के सेवा कर सकते हो एक जगह रहते हुए भी। लेकिन बाबा ने इसमें पूछा कि लाइट हाउस में और माइट हाउस में क्या डिफरेंस है? लाइट माना ज्ञान, माइट माना शक्ति। जी। तो बाबा ने फिर आगे बताया कि जब युद्ध पे जाते हैं या सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, तो अपने अस्त्र शस्त्रों की तैयारी उसको चेक करके जाना है। क्योंकि जब कोई भी मुरली हम सुनते हैं तो हमें याद रखना होता है कि वो मुरली बाबा किसको सुना रहे हैं, तो उससे हमें क्लैरिटी आ जाती है बाबा क्यों सुना रहे हैं। तो जो भी बहनें सेवा के लिए जा रही हैं तो बाबा उनको बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए। तो सेवा के क्षेत्र पे जाते हैं यानी युद्ध के क्षेत्र पे जाते हैं तो अस्त्र शस्त्र धारी बन के जाना है। तो कौन से हमारे अस्त्र शस्त्र हैं? वो सारी शक्तियां हैं, वो भी हमें पता है। तो पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रहे हो। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे और दुश्मन दूर से ही भाग जाएंगे। इसके बाद बाबा ने कहा कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अकेले पड़ जाते हैं और आपके सामने बहुत लोग होते हैं, 50, 100, 200, 400, 500 भी हो सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि चाहे सृष्टि ही क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है। तो ऐसा भी हमें याद रखना है बिल्कुल। और हम में से कई भाई बहनों ने ऐसा एक्सपीरियंस कई बार किया भी है, क्योंकि बीकेएस को ये करना ही पड़ता है एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी बातें थोड़ी निराली होती हैं। तो अक्सर करके दिस इज बीके वर्सेस ऑल हो जाता है, सामने बहुत लोग हैं और बीके एक तरफ। तो फिर बाबा को साथ लेकर के वो सारी बातें तुरंत सॉल्व हो जाती हैं। तो अब तो सब हमारी तरफ है, तो कोई बात ही नहीं। तो पहले ही काफ़ी चैलेंजेस थे जो हमें पता होने चाहिए कैसे कैसे क्रॉस किए हैं, बाबा ने कैसे हमें पढ़ाया है। फिर बाबा ने आगे इसमें कहा कि प्रैक्टिकल पेपर्स के मार्क्स मिलते हैं, उसी के आधार पे पास में ज़्यादा बनते हैं। तो किस तरह के प्रैक्टिकल पेपर्स आते हैं? हम सबके सामने अलग अलग तरीके के आते हैं। तो आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपके लिए 2020 में बिगेस्ट प्रैक्टिकल पेपर कौन सा है?
इसके बाद फिर बाबा ने ये भी बताया, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारी लोगों के संग में आना होता है। तो बाबा कहते हैं कि किन किन बातों से अपने आप को बचा के रख लें। तो पहले है, माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इन व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना है। पर स्थूल संबंधी का संग है, उसमें परिवार भी हो सकते हैं और कोई भी संबंध हो सकते हैं। बाबा ने सहेली यानी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना है। इसका क्या मीनिंग है? क्योंकि जब किसी के संग में आते हैं तो उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती है। हमारा स्टाइल, लाइफ स्टाइल अलग है। देन वी स्टार्ट कंप्रोमाइजिंग अवर धारणा जिन मर्यादा। तो बाबा कह रहे हैं वो नहीं करना है। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना है। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना है। और फिर अन्य का संग दोष भी है। तो इसका इम्प्लीकेशन कितना बड़ा है, लेकिन बाबा इसको क्या बता रहे हैं? बाबा ने कहा कि अगर संगदोष में आ गए तो फिर दूर हो जाएंगे, ना तो निराकारी वतन में पास रह सकेंगे, ना अभी संगम युग में, और ना ही भविष्य में पास रह सकेंगे। तो एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हूँ। तो छोटी सी बात से कितना फर्क है, क्योंकि वो सब कुछ फिर उसी पे डिपेंड करता है। फिर बाबा ने कहा कि हंसों का संगठन है, तो इसमें एक विजन बाबा ने अच्छा सा बताया कि बाप है सर्वगुणा का सागर, और अगर हम होली हंस हैं तो सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहो। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहीं भी ठिकाना नहीं देना है, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो योग के लिए हमें काफी एक अच्छा विजन मिल गया। तो हम हंस हैं, या तो ज्ञान मान सरोवर झील पे बैठे हैं या सागर पे बैठे हैं, जैसे भी आप इसको समझना चाहो। ये प्यारा सा इसमें विजुअल भी है। फिर बाबा ने इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताई। ये बाबा का बताने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। बाबा ने कहा कि हर एक को एक दो से आगे जाना है, दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। यह समझना है बाबा क्या कह रहे हैं। तो सिर्फ दूसरे को ही देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख करके उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है। तो ये पॉइंट बहुत हमें ध्यान से समझना है। कोई भी आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़ना है। लेकिन बाबा ने इसमें फिर एक सावधानी भी दी, गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। वह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी बढ़ना, टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। तो ये आप सबने समझा कि बाबा ने जो बहनें सेवा के क्षेत्र में जा रही हैं उनको छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलाया। तो उसमें से कुछ बातें हमारे लिए अभी बहुत रिलेवेंट अभी भी हैं। फिर आप सबका फेवरेट टॉपिक, बुद्धि की ड्रिल। सबको ड्रिल बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। तो बाबा ने इसमें काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो बाबा ये बहुत बढ़िया में पूछते रहे हैं, आवाज़ से परे रहना अच्छा लगता है या आवाज़ में रहना अच्छा लगता है? बाबा ने ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है बार बार। तो जो आवाज़ से परे बात है उसको भी आवाज़ में ले आते हो, तो क्यों? फिर बाबा ने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया कि कोई युद्ध के मैदान में जो योद्धे होते हैं उन्हें जैसा भी ऑर्डर मिलता है वैसा ही उनको इंस्टेंटली करना होता है, जैसा भी डायरेक्शन मिले और जब मिले। ऐसे आप भी रूहानी वॉरियर्स हो और मास्टर नॉलेजफुल भी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो। तो आपको जो भी
एक सेकंड में भी कोई अगर, जब बाबा कह रहे एक सेकंड से भी कम समय में जिस स्थिति में स्थित होना चाहे उसमें स्थित हो सके, तो ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो, तो ये प्रैक्टिस हमें दिन भर करनी है। 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अगर आपको बहुत कम लगता है, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स ऐसे आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने सोचा कि परम धाम में चलते हैं, फिर सतयुग में आ जाते हैं, फिर मधुबन आ जाते हैं। इस तरह से इतने इतने थोड़े थोड़े समय में करना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है ताकि वो एक्सपीरियंस उतना रिच हो थोड़े से समय में। और ये हो सकता है, ये हो जाता है। तो दिस इज नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ टाइम, दिस इज अबाउट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो बाबा ने कहा कि आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो और अपने आप को ऐसे समझते भी हो, तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते? तो ये अच्छा डर में बुद्धि की लगन को, तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को चलाते हो वैसे ही संकल्प को और बुद्धि को, इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी कहेंगे हाँ हम लगा सकते हैं, लेकिन बाबा फिर पूछेंगे कि सदा लगा सकते हो, तो प्रश्न आता है। फिर कहेंगे कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो फिर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। फिर बाबा ने बताया इस पे ध्यान देना है। नॉलेज फुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। ये है नॉलेजफुल। बाकी ज्ञान के पॉइंट्स याद होने से नॉलेजफुल बनने का डायरेक्ट पूरा कनेक्शन नहीं है। उसका इसेंस है कि हमें क्या करना है। और कोई बार बार आके हमें कैसे बताएगा, ये तो हमें खुद ही समय को परखना पड़ेगा कि अभी हमें क्या करना है। और हर एक की सिचुएशंस अलग होती हैं लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं जो बाकी लोग कहेंगे कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, ये तो करना ही नहीं चाहिए, आप ये तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है। तो सर्व शक्तियाँ हैं और सारी नॉलेज है, तो फिर यह बात निरंतर और सहज हो सकती है। फिर बाबा ने ड्रिल के बारे में एक और अच्छी बात बताई कि शुरू शुरू में जब कोई ड्रिल का अभ्यास शुरू करते हैं तो पहले पहले दर्द महसूस होता है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है, मुश्किल लगता है। लेकिन जब अभ्यास ही हो जाते हैं तो फिर वह ड्रिल करने के सिवाय रह भी नहीं सकते। तो ये भी सब आपको एक्सपीरियंस होगा। तो शुरू शुरू में तो माथा भारी होगा, मन नहीं करेगा, लेकिन इसका कितना महत्व है कि इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसीलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। कौन सा मुख्य अभ्यास है? मुख्य अभ्यास क्या है? एक सेकंड में अपनी बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते, ये है मुख्य अभ्यास। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बना हुआ है कि किस तरह से हम हर एक मुरली का सिनॉप्सिस अपने लिए बना सकते हैं। कोई भी मुरली में क्या क्या बातें हैं, उसकी मेन थीम क्या है, उसमें बाबा ने कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल्स बताए हैं, और उस मुरली में कौन कौन से स्वमान हैं, ये भी सब हम फोकस कर सकते हैं। अभी हमारी एक और मुरली रहेगी लास्ट, तीव्र पुरुषार्थी। तो इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। जब अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है, इस स्थिति का अनुभव करते हो। इसी को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है।
तो हमारे योग के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स हैं, इनको हमें याद रखना है। तो क्या याद रखना है? और बाबा ने कहा जैसे आपका कोई निवास स्थान बहुत ऊंचाई पर है, आप ऐसे याद रखो, तो ऊंची स्थिति और असली स्थान वही है, और वहां से नीचे कार्य करने के लिए आए हैं, और कार्य करते हुए भी निजी स्थान और निजी स्थिति को नहीं भूलना है। यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है, और ये स्मृति और समर्थी का बहुत अच्छा टेक्निक बाबा ने हमें सिखाया है। इस पे जितनी जितनी मास्टरी हम करते जाएंगे, किस स्मृति से कौन सी समर्थी आती है, तो बहुत कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाबा ने फिर कहा कि कई बार है ना, कुछ कुछ बातों में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचने से भी रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसमें भी बाबा ने एग्जांपल दिया कि कई बार एग्जाम में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को ही इतना सोचने में चले जाते हैं कि पेपर का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, और पेपर में वो क्वेश्चंस रह जाते हैं जो हमें आता है। इसीलिए ज़्यादा सोच में नहीं जाना है। इट मीन्स एक्शन अप्रोच लेनी है, जो कर सकते हैं वो शुरू करना है, सोचते ही सिर्फ नहीं रहना है। बाबा ने इसमें फिर फोकस दिलाया कि अपने ऊपर निश्चय होना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बन करके चलना, ये जरूरी है। कहाँ चलूं? अंदर से प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। तो बाबा बता रहे हैं कि असली स्टेज का गायन क्या है, ये भी याद दिला रहे हैं। ये हमारे लिए ड्रिल का अभ्यास भी हो सकता है। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो इन सारी बातों को पॉइंट की रीति बुद्धि में नहीं रखो, पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, तो सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि वर्णन करना सहज है, मनन करना भी सहज है, लेकिन वह स्वरूप बन के अन्य आत्माओं को भी उन स्वरूपों का अनुभव कराओ, ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। फिर बाबा ने इसमें फरमान बरदार की भी और गहराई में हमें ले जा रहे हैं। फरमान बरदार किसे कहा जाता है, उससे पहले एक और बात देख लेते हैं। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी, और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तभी तो संस्कार भरेंगे। तो ये भी बहुत लॉजिकल बात है कि अभी भी देवियों से क्यों सिद्धियां मांगते हैं भक्त लोग, क्योंकि कभी उनको प्राप्ति हुई है, संगम पे भी हुई है, तब फिर वो भक्ति मार्ग में भी चली आती है। फिर बाबा ने लास्ट में बताया कि संपूर्ण वफादार कौन कहलाए जाएंगे, जिसको संकल्प में भी और सपन में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ दिखाई न दे, ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। पिछली बार बाबा ने कहा था, आपको याद होगा, कि कोई तीसरी बात या कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। तो हमें तो तीसरा नेत्र बंद नहीं करना है। पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि अंतिम समय की तैयारी के लिए क्या क्या बातें हैं, उस बारे में कुछ क्लासेस सुननी थी और पॉइंट्स बनाने थे, उस पर स्थिति बनानी थी। तो आप में से किन किन भाई बहनों ने वो होमवर्क किया है? ये जस्ट एक असेसमेंट के लिए भी पूछ रहे हैं, उसका सेशन हम अलग करेंगे। अंतिम समय की तैयारी के लिए किन किन भाई बहनों ने अपना होमवर्क को तैयार किया? ओके, लवीना बहन, सुशील भाई, मीनाक्षी बहन, वीना बहन, प्रीति बहन। ओके,
ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत किया है या जिन्होंने नहीं किया है इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, और थोड़े ही दिनों में जल्दी से मिलके इस पे एक स्पेशल सेशन करेंगे अलग से टाइम निकाल के। पहले हमारा जो बीच में गैप रह गया 71 का उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज बाबा ने जो भी सारी बातें हमें बताई, खासतौर से सर्च लाइट और दिव्य स्थिति की दूरबीन, इन सारी बातों को यूज़ करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। और बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। ओम शांति।